हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी विद कुमार में। फ्रेंड्स, ये आज दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर मैंने करा दिया है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले लेक्चर को देखें, तब जाके के इस दूसरे लेक्चर पर आएँ। और आपसे सभी से एक अनुरोध है कि आप उन सभी विद्यार्थियों को या उन सभी बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो उनके लिए इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, उन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको भी एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन में ईयरफोन लगा के अपने कानों में लगा लीजिए और फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर कर लीजिए। दूसरी चीज़, आज आपको ओनली स्क्रीन पर पूरा ध्यान देना है। मैं अपना वीडियो थोड़ी देर में यहाँ से हटाने वाला हूँ, तो आपको स्क्रीन पर पूरा ध्यान देना है। देखिए, इस सीरीज का जो उद्देश्य है वो एसएससी जीडी में 25 में से 23 प्लस लाने का है। ठीक है। तो इसका पहला लेक्चर मैंने कंप्लीट करा दिया है, दूसरा लेक्चर आज है। तो आप इस दूसरे लेक्चर को तब देखें जब आपने पहला लेक्चर पूरा देख लिया है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिनको इस सीरीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ, ओनली आपको स्क्रीन पर ध्यान देना है। ठीक है। और कल आज ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, कल मैं इसका एक्सरसाइज करा दूँगा। ठीक है। तो आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोड पे फ़ोन को करके कानों में ईयरफोन डाल लीजिए। चलिए मैं लेक्चर को स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़े थे कि कौन सा परिवार सबसे बड़ा है। भाषा परिवार पढ़े थे, भाषा की उत्पत्ति पढ़ी थी, अपनी हिंदी भाषा की उत्पत्ति पढ़ी थी, और परिवार पढ़े थे किस किस तरह के परिवार हैं। भारूपीय, ठीक है, भारूपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार था जिसमें 73% लोग उसको बोलते थे। तो आज देखिए हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। ठीक है। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों के बारे में आज देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी पट्टी। ठीक है। हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी पट्टी। हिंदी पश्चिम में अम्बाला हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया बिहार तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इसे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है? हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जिस लाइन को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ या जिस पॉइंट को मैं टिक कर देता हूँ वो देखिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो आप उसको नोट कर लेना, हो सके तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। इसके अंतर्गत 9 राज्य आते हैं जो हिंदी, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, ज़्यादातर एकदम प्योर हिंदी बोली जाती है, वहाँ पर 9 राज्य आते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है यानी दिल्ली आते हैं। इस क्षेत्र में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 43% लोग रहते हैं। देखिए, एक तो आपसे यहाँ से क्या जानकारी मिली, यहाँ पे 43% लोग रहते हैं इन सभी क्षेत्रों में, और यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। ठीक है। अब देखिए, हिंदी की कुछ उपभाषाएं और बोलियाँ हैं। ठीक है। तो इनको जान लेते हैं। देखिए, बोली क्या होती है? वह छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। ठीक है। एक छोटे क्षेत्र में जिसको हम बोलते हैं वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है, और इसमें साहित्यिक रचना नहीं होती हैं। उसके बाद चलते हैं उपभाषा। उपभाषा से तात्पर्य है अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो उस क्षेत्र का विस्तार हो जाता है और वह बोली न रहकर एक क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। ठीक है। तो उपभाषा समझ गए, बोली समझ गए। अब आते हैं भाषा पर। साहित्यकार जब उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठ सर्वमान्य प्रारूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। ठीक है। तो इसको याद रखना है। इसके बाद देखिए, ये कुछ क्षेत्र दिए हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मारवाड़ी यहाँ पर बोली जाती है, राजस्थान में आ जाती हैं उपभाषा और बोलियों वाले क्षेत्र पर। देखिए, राजस्थान है, राजस्थान में मारवाड़ी, पश्चिमी राजधानी जयपुर या ढूंढाड़ी। ठीक है। पूर्वी
राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थान में और मालवी दक्षिण राजस्थान में। मुख्य क्षेत्र है इसका राजस्थान। और पश्चिमी हिंदी कोरबी या खड़ी बोलियाँ हैं इसकी, और बांगरू या हरियाणवी ये भी बोलियाँ हैं, और हरियाणा उत्तर प्रदेश यहाँ पर बोली जाती है ये। उसके आगे चलते हैं, ब्रजभाषा और बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है, ये भी आपकी हरियाणा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी, अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी इसकी बोलियां हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में ये बोली जाती हैं। देखिए आ जाते हैं अब, देखिए बिहारी। बिहारी में कौन कौन सी भाषा बोलियां आती है? भोजपुरी आती है, भोजपुरी की माघी है, मैथिली है, और पहाड़ी की कुमाऊन है, गढ़वाली है, और बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर ये बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। और बोली, विभाषा या भाषा। भाषा के बारे में देखिए जानिए। विभिन्न बोलियां राजनीतिक सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ा सकती हैं, और साहित्य रचना के आधार पर वे अपना स्थान बोली से उच्च करते हुए विभाषा तक पहुंच सकती हैं, ठीक है। देखिए विभाषा इतने हमको यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं, ये पॉइंट आपको ज़्यादा ध्यान रखने वाला है कि बोली का विकास है ना ये, तो विभाषा का विकास भाषा में होता है। तो देखिए ये वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बोली का विकास विभाषा और भाषा का विकास भाषा से, ठीक है। बोली के बाद आएगी विभाषा, विभाषा के बाद आ जाएगी भाषा, ठीक है। उदाहरण में भाषा खड़ी बोली में हिंदी, विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोली है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, ठीक है, ये इनकी विभाषा है। और बोली में हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियाँ। प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय, देखिए इनका कुछ परिचय कर लेते हैं। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि ये बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए कोरबी या खड़ी बोली, कोरबी या खड़ी बोली का मूल नाम है कोरबी। साहित्यिक भाषा बनाने के बाद पड़ा इसका नाम, ठीक है, खड़ी बोली। जब ये साहित्यिक भाषा बन गई, ठीक है, तो भी इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। और अन्य नाम बोलचाल की हिंदुस्तानी, सर हिंदी, वर्नाक्यूलर, खड़ी बोली आदि, ठीक है। आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं मोस्टली, ठीक है। और इसका देखिए जो केंद्र हैं जहाँ जहाँ ये बोली जाती है, कुरु जनपद अर्थात मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, खड़ी बोली एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। और अपने ठेठ रूप में ये मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून, अम्बाला जिलों में बोली जाती है। इनमें मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है, ठीक है। और खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या 1.5 करोड़ से 2 करोड़ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का केंद्र क्या है? मथुरा। ब्रजभाषा का केंद्र मथुरा है और प्रयोग क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्र। ब्रजभाषा इनमें बोली जाती है और बोलने वालों की संख्या लगभग 3 करोड़ लोग इसको बोलते हैं। देश के बाहर तुर्कमेनिस्तान में ब्रजभाषा बोली जाती है और जिसे तुर्की की ब्रजभाषा कहा जाता है, ठीक है। यही पॉइंट थे। अब इसके बाद देखिए आगे की नेक्स्ट बोली ले लेते हैं। हाँ, इसमें देखिए रचनाकार हैं भक्तिकालीन है सूरदास, नंददास आदि। रीतिकालीन है बिहारी, मतीराम, भूषण, और यहाँ पे ये भूषण के बाद देव आदि। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रीतिकाल में कवि पूछ लिया जाता है, तो रीतिकाल के देखिए कवि हैं बिहारी, मतीराम और भूषण और देव। ये 4 कवि हमको मोस्टली याद रखने हैं, कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। मैं बता देता हूँ 2018 में जो 41,520 वाली जो यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी, क्योंकि उसमें हिंदी के 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ये पूछ लिया गया था रीतिकाल के कवि कौन थे। तो उसमें देखिए बिहारी ऑप्शन था और 2-3 ऑप्शन और थे, ठीक है। तो इसका मोस्ट आंसर क्या हो जाता, वहाँ पर बिहारी इसका राइट आंसर था, ठीक है। आधुनिक कालीन भारतेंदु, हरिश्चंद्र, जगन्नाथ और रत्नाकर आदि, जो ये आधुनिक युग के रचनाकार हैं, किसमें? ब्रजभाषा में। चलिए आगे चलते हैं। अवधी का केंद्र है अयोध्या, अवध, ठीक है। प्रयोग क्षेत्र है जो जहाँ पर ये बोली जाती है, इसके प्रयोग क्षेत्र हैं लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि। बोलने वालों की संख्या है 2 करोड़। और देश के बाहर फिजी में अवधी
बोलने वाले लोग हैं। चलो अच्छे, वो देश दूसरा है जो फिजी देश है, उसमें भी अवधी बोली जाती है। ठीक है, तो आपको देखिए ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, एक तो इसका केंद्र, एक इसका प्रयोग, ठीक है, और बोलने वालों की संख्या। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इसके रचनाकार हैं सूफी कवि मुल्ला दाऊद जायसी की पद्मावत। देखिए एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले आपको कल भी बताया था जब मैं लास्ट क्लास में। देखिए जब ये जायसी है ना, इसकी जो पद्मावती ये रचना है, इसको आप बहुत ही ज़्यादा माइंड में एकदम सेट कर लें कि यस जायसी की पद्मावत है। ठीक है, और ये मृगावती कुतुबन की, देखिए इस वाली रचना को भी आप याद रख लें। और तुलसीदास की रामचरितमानस, ना जाने कितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, कितने एग्ज़ामों में ये तुलसीदास की रामचरितमानस पूछ ली गई है, इसकी मुझको मैं भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ठीक है, तो हमको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आ जाती है भोजपुरी। देखिए भोजपुरी में क्या है, भोजपुरी का केंद्र है भोजपुर, बिहार में। ठीक है, इसका केंद्र है। और प्रयोग क्षेत्र है बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, सारण, छपरा और सिवान, गोपालगंज, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अर्थात उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी बिहार का पश्चिम भाग। ठीक है, बोलने वाले की संख्या लगभग 3.5 करोड़। हाँ देखो, और यहाँ पर देख लीजिए भोजपुरी बोलने वालों की संख्या में सबसे ज़्यादा स्थान रखती है। देखो बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी प्रदेश की बोलियों में सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली है। ठीक है, तो भोजपुरी हिंदी बोलियों के अंतर्गत आने वाली ऐसी बोली है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, बस आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद देखिए रचनाकार यहाँ पर देख लीजिए, भिखारी ठाकुर, उपनाम भोजपुरी का शेक्सपियर। अच्छा, भिखारी ठाकुर का उपनाम है भोजपुरी का शेक्सपियर। और जगदीश चंद्र माथुराम द्वारा प्रदत्त अनगढ़ हीरा, राहुल संस्कृतन के शब्दों में भोजपुरी का भारतेंदु। अब देखिए मैथिली पर आ जाते हैं। मैथिली लिपि है तिरहुता व देवनागरी, केंद्र है मिथिला या विदेह का तिरहुत, और प्रयोग क्षेत्र है दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया, मुंगेर आदि। बोलने वालों की संख्या है 1.5 करोड़। साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है। ठीक है, तो मैथिली बहुत ज़्यादा संपन्न क्षेत्र है, यानी इसमें साहित्य भाषाएं की जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए रचनाकार हैं विद्पति की पदावली, ये आपको याद रखना मोस्टली। यदि ब्रजभाषा को सूरदास ने, अवधि को तुलसीदास ने चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया, मैथिली को विद्पति ने हरिमोहन झा उपन्यास कन्यादान और ये कहानी संग्रह एकादशी खट्टर, ठीक है, नागार्जुन मैथिली की यात्रा के लेखन है। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। हिंदी बोलियों का रूपांतरण। देखिए हिंदी बोलियों का जो रूपांतरण है वो किस तरह से हो जाता है। हिंदी किसी मनुष्य के ये हिंदी बोली का रूपांतरण है। और यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट को देखिए, कौरवी या खड़ी बोली, किसी मनुष्य के देखिए कौरवी या खड़ी बोली, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनसे जो छुटके, देखिए ये उदाहरण दिए हैं बोलियों के। ठीक है, वैसे ये उदाहरण हमारे कोई काम के नहीं है, तो चलिए हम इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये देखिए इनकी जो ये हैं क्या बोलते हैं, ये बोलियों के रूपांतरण है। हिंदी में देखिए कौरवी आ जाती है, बस हमको इस वाले पॉइंट को याद रख लेना है, कौरवी या खड़ी बोली। ठीक है, उसके बाद बांगरू या हरियाणवी, इसके बाद ब्रजभाषा आ जाती है, ब्रजभाषा के बाद बुंदेली, बुंदेली के बाद कन्नौजी, कन्नौजी के बाद अवधी, अवधी के बाद बघेली और बघेली के बाद छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी के बाद भोजपुरी, भोजपुरी के बाद मगही, मगही के बाद मैथिली, और उसके बाद आ जाती है कुमाऊनी, उसके बाद कुमाऊनी आ जाती है, और कुमाऊनी के बाद गढ़वाली, और अब आते हैं यहाँ पर देवनागरी लिपि। देखिए ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो राजभाषा है वो देवनागरी लिपि की हिंदी है। तो इसको देखिए सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। देखिए भाषा और लिपि में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, भाषा। ठीक है, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति, भाव और विचार
की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? लिपि। ठीक है, भाषा श्रव्य होती है जबकि लिपि दृश्य होती है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है भाषा श्रव्य है तो लिपि क्या है? लिपि क्या होती है? दृश्य होती है। भारत की सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत की जो सभी लिपियाँ हैं वो कहाँ से निकली हैं? ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया। ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग है वो वैदिक आर्यों ने भी शुरू किया था। और इसके आगे देखिए, ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी BC का है, जो कि बौद्धकालीन है। ठीक है, बौद्ध काल में बोली जाती थी। और गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी दो भेद हो, जो गुप्त काल था उसमें ब्राह्मी 2 भेदों में बट गई। दक्षिणी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु, देखिए यहाँ पर ये बट गई। ठीक है, और मलयालम का लिपि का भी यहाँ पर विकास हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए लिपि का विकास देख लीजिए। यहाँ पर उत्तरी ब्राह्मी लिपि से नगरी लिपि का विकास। उत्तरी ब्राह्मी, ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तरी ब्राह्मी का समय कितना है? 350 ईस्वी तक। और उसके बाद गुप्त लिपि 4वीं और 5वीं सदी तक। उसके बाद सिंधु मातुका लिपि 6ठी सदी से 6ठी सदी तक। ठीक है, और ये कुटिल लिपि 8वीं से 9वीं सदी तक। और इसकी देखिए 2 लिपियाँ बन गई, नागरी और शारदा। ठीक है, अब इसके देखो इनके भी शारदा के 4 रूप हो जाते हैं, गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी। देखिए आप इसका चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए आप इसका सभी का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए यह आपकी जो नागरी लिपि का प्रयोग 8वीं और 9वीं सदी के प्रयोग से आरंभ हुआ। ठीक है, 10वीं से 12वीं सदी के बीच इसी प्राचीन नगरी से उत्तरी भारत के अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। इसकी 2 शाखाएं मिलती हैं, पश्चिमी व पूर्वी। पश्चिमी शाखा की सर्वमुख प्रतिनिधि लिपि देवनागरी लिपि है। ठीक है, और ये नागरी लिपि का इसकी पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। देखिए पूर्वी शाखा की कितनी शाखाएं हैं? पश्चिमी शाखा के अंतर्गत आती हैं देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी, कैथी। और पूर्वी शाखा के अंतर्गत आती हैं बांग्ला लिपि, असमी, उड़िया। ठीक है, ये लिपि इसके अंतर्गत आती हैं। अब देखिए देवनागरी लिपि का स्वरूप। देवनागरी लिपि का स्वरूप किस तरह से है? यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती हैं। ठीक है, और ये अक्षरात्मक लिपि है। हाँ देखिए इस वाले पॉइंट को मोस्टली याद रखना है कि जो इसका लिखने का क्रम है, यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, और जो कि ये उर्दू, अरबी, फारसी भाषा की जो लिपियां हैं वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। ठीक है, ये मोस्टली हमको याद रखना है, कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया हो सकता है आपके SSC GD में, अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी आती है, तो उस परीक्षा की दृष्टि से ये वाला प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यह अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि वर्णात्मक लिपि है। देखिए दोस्तों मैं इस चैप्टर को इसलिए करा रहा हूँ कि इसी से कम 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं। या तो लिपि पूछ लेता है, लिपि नहीं पूछता है तो भाषा का क्रम पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा परिवार के बारे में पूछ लेता है कि भाषा के परिवार कौन कौन से। तो मैं आपको ये पहला वाला चैप्टर बिल्कुल भी छुड़वाने वाला नहीं था, और वैसे भी हमको पूरी किताब करनी है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तभी हमारे SSC GD में 23 से ऊपर या 25 में से 25 तभी हो पाएंगे जब हम एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ भी चीज़ आपको छुड़वाऊंगा नहीं। इसके बाद देखिए देवनागरी लिपि के गुण। देवनागरी लिपि के गुण, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी देने को मैं दे दूंगा। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत, इसके जो गुण हैं,
पहला क्या गुण है, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत है, और एक वर्ण संकेत और अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त की जाती है, और जो ध्वनि का नाम है वही वर्ण का नाम है, मूक वर्ण नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ठीक है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं है, उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को भी प्रकट करने की क्षमता है। और इसके बाद वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। ठीक है, और प्रयोग बहुत व्यापक है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली की एकमात्र लिपि, भारत की अनेक लिपियों के निकट हैं। ये देवनागरी लिपि के देखिए कुछ दोष, देखिए हर एक किसी न किसी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो उसकी विशेषताएं होती हैं या उसके गुण कह देते हैं, एक दूसरी उसकी कमियां होती हैं या उसको दोष कह देते हैं। तो देखिए देवनागरी लिपि के कुल दोष देखिए, हाँ फ्रेंड्स आप इसका ये हैं, इसके 10 के 10 हैं, यहाँ तक ये देवनागरी लिपि के 10 के 10 गुण हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है कि आगे चलें। चलिए देवनागरी लिपि के देखिए दोष देख लेते हैं। कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण, चलिए इन्होंने बोला है कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकण मुद्रण में कठिनाई आती है। ठीक है, और शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए किया जाता है। अनावश्यक वर्ण है, ये देखिए ये ऋषि वाला और ये ऋषि वाला, ये सभी और स और ऋण है, आज इन्हें कोई शुद्ध उच्चारण के साथ उच्चारित नहीं कर पाता। सही बात है, ये इसकी कठिनाइयाँ हैं। ठीक है, द्विरूप वर्ण में देखिए द्विरूप वर्ण को जब मैं आपको वर्णमाला पढ़ाऊंगा उसमें देखिए द्विगुण व्यंजन जो आते हैं वही यही हैं। ठीक है, अण, अ और ये श्र और त्र और ये झ र ण स श्र, ये आपके द्विरूप वर्ण हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं समरूप वर्ण, ख में र व का और घ में ध का, म में भ का भ्रम होना। देखिए इसमें ख में क्या किसका है, र का है और व का है। ठीक है, भ्रम है, और वर्णों के संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, वर्णों को संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था भी नहीं है। अनुस्वार एवं अनुनासिकता के प्रयोग में एकाग्रता का अभाव है, अनुस्वार और अनुनासिकता के प्रयोग में एकरूपता का अभाव है। और इसके बाद देखिए त्वरापूर्ण लेखन नहीं है, क्योंकि लेखन के हाथ बार बार उठाना पड़ता है। ठीक है, चलिए वर्णों के संयुक्तिकरण में र का प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति है। ई की मात्रा में ई का लेखन वर्ण के पहले, उच्चारण वर्ण के बाद है। इसके देखिए ये दोष हैं। अब इन दोषों को भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसके साथ ले सकते हैं। कभी कभी ये ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको मैं कर देता हूँ इसको। देखिए आप देवनागरी लिपि के दोष का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए देवनागरी लिपि के गुण के लिए सुधार। ठीक है, देवनागरी की लिपि के लिए जो सुधार किए गए ये सुधार हैं। बाल गंगाधर का तिलक फांट 1904 से 1926 के बीच में, और सावरकर बंधुओं का एक 12 कड़ी, और श्याम सुंदर दास का पंचम अक्षर के बदले में अनुस्वर के प्रयोग का सुझाव इन्होंने दिया था। ठीक है, ये इसलिए इन्होंने ये सुधार किए थे। इसके बाद देखिए गोरखा प्रसाद की मात्राओं में, देखिए चलो ये आपका काम का नहीं है। इसके बाद देखिए हाँ विश्व हिंदी सम्मेलन, हाँ इनको एक बार जान लेते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में मैं इनको बता देता हूँ, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यूएनओ की भाषाओं में हिंदी के स्थान दिलाना व हिंदी का प्रचार करना। ठीक है,
क्रम है, पहला अधिवेशन 10 से 14 जनवरी के लिए 1975 में, आयोजन स्थल था नागपुर भारत में, और इसके अध्यक्ष थे शिवसागर राम गुलाम और मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति, जो उस टाइम पे मॉरिशस के राष्ट्रपति थे वो इसके अध्यक्ष के रूप में थे। उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी ने। और इसका दूसरा जो सम्मेलन था 28 से 30 अगस्त 1976 में हुआ था, ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, तीसरा जो इसका सम्मेलन था वो 28 से 30 अक्टूबर 1983 में हुआ था और इसका आयोजन स्थल था नई दिल्ली। और चौथा था 2 से 4 दिसंबर 1993, ये पोर्ट लुइस में हुआ था। और पांचवा जो सम्मेलन था 4 से 8 अप्रैल 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। ठीक है, और छठा इसका जो सम्मेलन था वो 14 से 18 सितंबर 1999 लंदन यानी ब्रिटेन में इसका हुआ था। और सातवां सम्मेलन 5 से 9 जून 2003 में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था, पारामारिबो सूरीनाम में ये हुआ था। और आठवां जो अधिवेशन था 13 से 5 जुलाई 2007 वाला, ये हुआ था न्यूयॉर्क अमेरिका में। और नवा जो इसका सम्मेलन था 22 से 24 सितंबर में, वो था 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, 10वां इसका जो सम्मेलन था 10 से 15 सितंबर 2015 को भोपाल यानी भारत में हुआ था। ठीक है, तो ये आज की जो लिपियां थी, देखिए कुछ तो हमने बोलियों के बारे में समझा, कुछ लिपियों के बारे में समझा। ठीक है, और ये सभी सम्मेलन हैं, देखिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी सम्मेलन हैं और इन सम्मेलन को बहुत ही ज़्यादा आप स्पष्टता के साथ इनको याद कर लें। ठीक है, अब देखिए ये आपका पहला चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश करा दिया है। एक मिनट, मैं आपका अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। चलिए यूँ ही रहने देते हैं। आपका ये पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, कल आऊँगा, कल क्या कराएंगे, जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको, नेक्स्ट क्लास में मेरा ये है कि मैं इसमें आपके लिए इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज में जितने भी इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सभी को मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर को देखना ना भूलें। और आपको तो पूरी सीरीज ही करनी है, ताकि आपको सिलेक्शन लेना है तो उसको पूरी सीरीज करनी है। मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।